बाइक मन्नत पूरी होने पर मध्य प्रदेश के श्रद्धालु ने भेंट की मोटरसाइकिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात उस राजस्थान की जो सीना ठोक कर कहता है कि हमारे पास देश की सबसे ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। आज बात उस राजस्थान की जिसके पास 21 सरकारी विश्वविद्यालय हैं और लगभग हर साल नए विश्वविद्यालय की घोषणा भी हो जाती है। लेकिन सोचिए, इन विश्वविद्यालयों में से ही ज्यादातर शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े हों तो फिर इनका क्या किया जाए। यूजीसी ने रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में देश भर के 374 जिलों में शैक्षणिक स्तर को जांचा गया और जब रिपोर्ट संसद के पटल पर सार्वजनिक हुई तो राजस्थान शर्मसार होता नजर आया, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा जिले जो शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े वो राजस्थान था। 33 जिलों में से सोचिए जरा, 30 जिले शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ गए। शिक्षा मंत्री का जिला हो, उच्च शिक्षा मंत्री का जिला हो, यह भी शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? क्यों हमारे विश्वविद्यालय शैक्षणिक कुपोषण के शिकार हैं? दरअसल कुछ पैरामीटर होते हैं जिनके आधार पर रिपोर्ट तैयार होती है, जैसे कनेक्ट विद इंडस्ट्री, कनेक्ट विद स्टूडेंट्स, कनेक्ट विद एलुमनाई, स्टूडेंट फैकल्टी रेशो, स्टूडेंट कोर्स रेशो और भी कई तरीके के पैरामीटर होते हैं जो आज हम आपको बताएंगे। बात इसी मुद्दे पर कि 33 में से 30 जिले फेल। ये कैसी उच्च शिक्षा, ये कैसे विश्वविद्यालय, ये कैसी व्यवस्था, इसको कैसे सुधारा जाए और इस बेहाली का जिम्मेदार आखिर कौन है? राजस्थान में कई यूनिवर्सिटी है जो चंद कमरों में चल रही हैं। कई यूनिवर्सिटी है जिनको बने 10 साल हो गए लेकिन उनके ऑफिस तक नहीं है। कई यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां स्टूडेंट के अनुपात में ना तो कोर्स है और ना ही प्रोफेसर हैं। हाल यह है कि प्रदेश सरकार से मिलने वाला अनुदान भी लगातार घटा है और बिल्डिंग बनाने से लेकर सुविधाएं बढ़ाने तक की जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों के खुद के कंधों पर है। हालात यह भी है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी ने खुद को अपने दम पर बना भी लिया, खड़ा भी कर लिया, तो सरकार की तरफ से स्टूडेंट के अनुपात में ना तो प्रोफेसर मुहैया कराए जाते हैं और ना ही पद बढ़ाए जाते हैं। अब अगर यूनिवर्सिटी का ही विकास नहीं होगा तो फिर बच्चों की उच्च शिक्षा का क्या होगा? शायद यूजीसी की रिपोर्ट ने राजस्थान को आत्ममंथन का मौका दिया है, लेकिन क्या हम सही मायने में आत्ममंथन कर पाएंगे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता निमिषा गौड़ जी, कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेपी सिंघल जी। स्वर्णिम, आपके साथ में इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। कैसा महसूस हुआ जब पता चला कि 33 जिलों में से 30 जिले ऐसे जो उच्च शिक्षा में शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ गए हैं? देखिए विजेंद्र जी, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। मैंने अभी सुना था इंट्रो, तो आप ये जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कहीं ये नहीं कहती है कि शैक्षणिक स्तर में पिछड़े। स्तर का मतलब होता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन परफॉर्मेंस, जो एजुकेशन दी जाती है बच्चों को या कुरिकुलम को लेकर के। और देखिए, ये जो 3 मापदंड के आधार पर ये रिपोर्ट पेश हुई है, मैंने रिपोर्ट पढ़ी है और देखा। इसके 3 मापदंड है। सकल नामांकन अनुपात जो जिले का है, उस जिले में महाविद्यालय जो है और उसका जिले का जो कहना चाहिए जनसंख्या अनुपात है, इन चीजों को लेकर के है, या प्रति महाविद्यालय औसत नामांकन। तो ये चीजें जो है, चूंकि हमारे यहाँ जिले बड़े हैं, जनसंख्या बड़ी है, इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के बात करेंगे तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो नीति आयोग ने बनाया, इसमें राजस्थान केरल के बाद नंबर 2 पर है। हम जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं, लर्निंग स्किल्स प्रोवाइड करा रहे हैं और जो कुरिकुलम बना करके बच्चों। लेकिन स्वर्णिम जी, अगर आप इस आधार पर डिबेट करेंगे कि सर क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है, जिले बड़े बड़े होते हैं, तो पहली मर्तबा तो हुआ नहीं होगा सर। राजस्थान तो शुरू से ही बड़ा है। ऐसा थोड़ी ना कांग्रेस की सरकार आने के बाद राजस्थान बड़ा होने लगा होगा। इस हिसाब से तो हमेशा से ही पिछड़ते आए होंगे। वापस मैं आपके पास आऊंगा सर। हमारे साथ प्रोफेसर जेपी सिंघल जी हैं, पूर्व कुलपति है राजस्थान विश्वविद्यालय के, चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं। जेपी सिंघल जी, जो रिपोर्ट सामने आई
और उस रिपोर्ट में 33 में से 30 जिले पिछड़े हुए नजर आए। सर, ये क्या कुछ दर्शाता है? राजस्थान में शिक्षा का स्तर कैसा है, यूनिवर्सिटी का स्तर कैसा है, और पैरामीटर में क्या क्या थे? देखिए विजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। शिक्षा की दृष्टि से जब देखा जाता है तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जी। एक संख्यात्मक दृष्टि से और एक किस्म की दृष्टि से, गुणवत्ता की दृष्टि से। ये जो आकलन होता है वो गुणवत्ता का होता है, संख्या का नहीं होता। संख्या की दृष्टि से राजस्थान तो पहले स्थान पर मैं मानता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान विश्वविद्यालय में स्टेट फंडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं और इतनी से ज़्यादा बड़ी संख्या में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हमारे यहाँ पर और कॉलेजेज हैं, सरकारी कॉलेजेस राजस्थान में 373 हैं, 373। 35 तो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अभी प्रारंभ किए हैं, नए स्कूल कॉलेज प्रारंभ किए हैं। तो संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो राजस्थान बहुत आगे है। लेकिन जब क्वालिटी की दृष्टि से हम देखते हैं तो कई पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स हमको ध्यान में रखने होंगे। एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पैरामीटर है जी। भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या स्थिति है हमारी, क्या हमारे संस्थानों के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के पास अपने भवन हैं, क्या उन भवनों में तमाम वे सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए। कोरोना काल में जिन सुविधाओं की बात की गई थी तो क्या वे सुविधाएं उनमें मौजूद हैं। तो पता लगता है, जब देखने से पता लगता है कि बहुत सारे भवन जो कॉलेजेस चल रहे हैं, विश्वविद्यालय चल रहे हैं, वो दूसरों के मांगे हुए पर चल रहे हैं, अपने उनके पास भवन नहीं है। 8-8 साल 10-10 साल जिन विश्वविद्यालयों को हो गए, उनके भी अपने भवन खुद के तैयार नहीं हो पाए। एक बात। दूसरा, जो अब ये कह रहे हैं सर, किराए के मकान के अंदर यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, किराए के कमरों में यूनिवर्सिटीज चल रही हैं राजस्थान में। हाँ जी, उधार के, जैसे मान लीजिए अलवर में चला तो अलवर के कॉलेज से ले लिया गया, भरतपुर में चला तो भरतपुर से ले लिया गया, सीकर से चला तो सीकर से ले लिया गया। ऐसे जितने अब भवन बने हैं, सीकर का अब बन करके तैयार हो गया है, लेकिन ऐसे बहुत लंबे समय तक इस प्रकार के विश्वविद्यालय ऐसे भवनों में चल रहे हैं जहां पर सो नहीं है। और भवन के बाद दूसरे शिक्षकों की जरूरत है। अगर पढ़ाएंगे तो जब आपके पास कोई फैकल्टी होगी तो वहां शिक्षार्थी होंगे। तो ये जो व्यवस्था हमारे यहाँ पर है। दूसरा जो पैरामीटर है कि टीचर स्टूडेंट रेशो क्या है, शिक्षण, हमारे शिक्षार्थी अनुपात क्या है हमारे यहाँ पर, वो हमारे यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाती है, भर्ती करने का प्रयास किया जाता तो रुक जाती है। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ पर है। एक पहला पैरामीटर बताया। दूसरा पैरामीटर होता है हमारे यहाँ पर जो रैंकिंग होती है, एक NIRF रैंकिंग होती है नेशनल स्तर पर। हमारे राजस्थान का कोई भी 21 विश्वविद्यालयों में से पहले 100 विश्वविद्यालयों में नहीं आता NIRF में। दूसरा होता है NAAC का एक्रेडिशन होता है। NAAC का एक्रेडिशन A++ तक होता है। हमारे यहाँ पर A वाले भी, A+ वाले विश्वविद्यालय एक भी नहीं है जो सरकारी विश्वविद्यालय कहा जा सकता हो, जिसमें कहा जा सकता हो कि NAAC के एक्रेडिशन में हमको इस प्रकार का है। ये पैरामीटर है, ये क्वालिटी की जांच करते हैं कि वास्तव में हमारे यहाँ पर शिक्षा की स्थिति क्या है, शिक्षा की दशा क्या है। और भी राज्यों में बहुत खराब हो सकती है, मैं कोई इसका नहीं कह रहा हूं कि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि NRIF की बात है, NAAC की बात है, वहां पर यह स्थिति है। अभी UGC ने एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की है। ये नई जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हमको अधिकार दिया जाएगा कि बच्चा कोई भी विषय चुन सकता है, जब बाहर जाना चाहे जा सकता है, आ सकता है। और जो क्रेडिट वो करेगा वो क्रेडिट जमा हो जाए, जैसे बैंक में पैसा जमा होता है, ऐसे उसकी जो कुछ कमाएगा वो जमा हो जाएगा और जब निकालना चाहेगा तो निकाल सकेगा। हमारे राजस्थान की एक भी सरकारी विश्वविद्यालय उस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के जो नियम हैं उनकी पालना करने की स्थिति में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो दशा कही जा सकती है उससे बहुत नुकसान होने वाला है। सर, दशा क्यों कहें, दुर्दशा ना कहें। 2020 जो आई है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कुछ रहा कहने को या अभी भी कुछ कहेंगे? सर, मैंने इसलिए बीच में उनको इन्वॉल्व कर दिया ताकि आपको भी थोड़ी जानकारी लगे राजस्थान में हो क्या रहा है, हकीकत क्या है। हकीकत को स्वीकारने में गुरेज नहीं होना चाहिए सर, सुधारने के लिए पहल होनी चाहिए। देखिए विजेंद्र जी, राजस्थान सरकार जो वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार है, इसने तो शिक्षा में सुधार की ही व्यवस्था की है। यदि आप पूर्ववर्ती सरकार का देखें तो जो टीचर शिक्षक रेशो होता है, जो एक 1:50 होना चाहिए, वो तो 1:150 था। ये आपको मैं जो डेटा दे रहा हूं वो पिछले जो कार्यकाल था पिछली भाजपा सरकार का, उसका मैं दे रहा हूं। और आज जो है, आज लगातार, आज हमने ये संकल्प लिया है तो निश्चित रूप से हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर तक हम महाविद्यालय खोल रहे हैं। तो शिक्षण, अरे सर, महाविद्यालय तो आप खोल लेंगे, मुझे ये बताइए सरकारी अनुदान जो दिया जाता है वो कितना घटा दिया गया है?
अगर 10-10 साल में एक यूनिवर्सिटी बनकर तैयार नहीं होगी, अगर यूनिवर्सिटी किराए के मकान में चलेगी, अगर वहां प्रोफेसर के पद आप नहीं देंगे, क्या करेंगे? मैं चिल्लाऊं कि जयपुर के अंदर 20 यूनिवर्सिटी खोल दी, काम की एक भी नहीं। तो देखिए विजेंद्र जी, जो अनुदान होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा दिया जाता है, और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने निश्चित रूप से विश्वविद्यालयों को ग्रांट देना बंद कर दिया है उनके विकास के सर, लिए। स्टेट ग्रांट नाम की भी एक चीज होती है। वापस मैं आपके पास आऊंगा, जेपी सिंघल जी से मैं इस सवाल का जवाब आप तक पहुंचाऊंगा, जानकारी आपको भी मिले, प्रदेश को भी मिले। लेकिन निमिषा गौड़ जी, राजस्थान के अंदर शैक्षणिक स्तर, उच्च शैक्षणिक स्तर 33 जिलों में से 30 जिले ऐसे जिनमें उच्च शिक्षा मंत्री का जिला, शिक्षा मंत्री का जिला, ये सब पिछड़ते हुए नजर आए हैं। और मुख्यमंत्री जी का जिला। विजेंद्र जी, बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, राजस्थान में शिक्षा की जो हालत है वो बद से बदतर होती रही है। 1990s तक, जब तक 50 साल तक कांग्रेस का शासन जो लगातार रहा था, तो पूरे भारत भर में यदि आकलन किया जाता था, राजस्थान का तो सबसे निम्न स्तर पर शैक्षणिक दृष्टि से रहा जी। और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल के दौरान ही तकनीकी विधि विश्वविद्यालय सब आए, लेकिन मेंटेन करने के नाम पर आज भी जो कांग्रेस संसाधन की जगह स्तर की तुष्टीकरण का प्रयास जो आज भी अभी इस डिबेट के माध्यम से कर रही है, उस पर आपत्ति है। आज शैक्षणिक संस्थान में ये बात करें डिजिटल की, तो अपने संसाधन का प्रोवाइड करवाए। आप सिर्फ ड्रेस का कलर, जो ड्रेस पहन के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उस ड्रेस के कलर पर भी इतना विवाद हुआ, यहाँ पर भी बहस हुई, लेकिन इनका ध्यान नहीं है। आज शिक्षा की और शिक्षा का स्तर दोनों ही किसी से छुपा नहीं है। तो मैं ये कहूँगी विजेंद्र जी, जिस राजस्थान के शिक्षा मंत्री को शिक्षा लिखना नहीं आता, तो उस राजस्थान के अंदर हम क्या अपेक्षा करेंगे कि वहाँ शैक्षणिक स्तर सुधरेगा? 33 में से 30 जिले आज स्तर गिरना, आज पूरे भारत भर में जो स्थान ग्रहण किया है वो कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस कभी सुध नहीं लेती शैक्षणिक स्तर की। प्रदेशाध्यक्ष भी हैं और शिक्षा मंत्री भी, और आरपीएस से भी जिस तरह से भाई भतीजा वाद किया है वो किसी से छुपा नहीं है। 50 साल के शासन में, मैं स्वर्णिम जी आपसे पूछती हूँ, कांग्रेस ने कोई ऐसा तकनीकी विश्वविद्यालय, ऐसा कोई विश्वविद्यालय दिया जो जेपी सिंघल जी ने बताया कि उसका भारत के स्तर पर नाम हो? क्या ऐसा कहीं हुआ है? और आज भी राजस्थान विश्वविद्यालय कितने विवादों में उलझा, लेकिन एक भी विवाद का जवाब आज सर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया है। तो ऐसे माहौल के अंदर 35 में से 30 जिले, और स्वर्णिम जी जवाब दीजिए आप मुझे, आप बताइए, शिक्षा मंत्री के परिवार को आपने नियुक्तियां तो दे दी है, लेकिन आप ये बताइए ना आम जनता को जवाब। कितने बच्चों को एजुकेशन से वंचित किया? आप जब बात कह रही हैं, अगर आपका तो शिक्षा मंत्री का परिवार फल रहा है, फूल रहा है, आप मुझे इतना बताइए ना, क्या कोई जवाब दिया आपने? दोनों रुक जाइए, क्योंकि मैं इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं करना चाहता, बच्चों के भविष्य का सवाल है। प्रोफेसर जेपी सिंघल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, उस बात को भी कंप्लीट कीजिए। और इसके साथ साथ सवाल आपसे यह भी है कि राजस्थान में 21 यूनिवर्सिटी वर्तमान में 21 यूनिवर्सिटी हैं सर, क्या स्टेट ग्रांट नहीं होता सर? क्या राज्य सरकारें उनको अनुदान नहीं देती? अगर देती हैं तो वो कम क्यों किया गया? और ऐसा क्या है कि यूनिवर्सिटीज की बिल्डिंग तक नहीं बन पाती हैं? विजेंद्र जी, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं हमारे तमाम यहाँ जो दर्शक हैं और जो हमारे वक्ता हैं यहाँ पर दोनों पार्टियों के, ये स्टेट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, राज्य की जो विश्वविद्यालय होते हैं, वो राज्य के द्वारा फंडेड होती हैं, यूजीसी के द्वारा फंडेड नहीं होती। राज्य के द्वारा पूरी तरीके से फंड की व्यवस्था की जाती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन केवल प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग यूनिवर्सिटीज की करती है। यूनिवर्सिटी कोई प्रोजेक्ट भेजती है, मान लीजिए डिजिटलाइजेशन का आपने प्रोजेक्ट भेजा, 50 करोड़ का भेजा, तो हो सकता है यूजीसी आपको 50 करोड़ रुपया देगी। ऐसे रिसर्च के लिए प्रोजेक्ट होते हैं, उनके देती है, प्रोजेक्ट फंडिंग करती है यूजीसी। वैसे यूजीसी फंडिंग नहीं करती, केवल फंडिंग कौन करता है? राज्य सरकार करती है। जेपी सिंघल जी, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं सर, एक बार स्पष्ट कर दीजिए। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हो सकता है अभी भी कंफ्यूज हो, उनको स्पष्ट कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि 6 कृषि विश्वविद्यालयों को मिलाकर कुल जो 21 सरकारी विश्वविद्यालय हैं राजस्थान के अंदर, उन सबको संचालित करना, उनकी बिल्डिंग बनाना, उनके लिए फंड करना, अनुदान देना, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, यूजीसी की नहीं। आप ये कह रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ बिल्कुल यही कह रहे हैं।
यूजीसी केवल प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग करती है। जो प्रोजेक्ट जाते हैं विश्वविद्यालय के माध्यम से, उन विश्वविद्यालयों के माध्यम से फंडिंग की जाती है। एक और एजेंसी बना दी है रूसा के नाम से, जो कि राजस्थान में भी फंड कर रही है, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो प्रोजेक्ट जाते हैं उनके माध्यम से वो फंडिंग करने का काम करती है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों को रूसा के माध्यम से पैसा मिला है, कहीं 10 करोड़ मिला, कोई 20 करोड़ मिला, कोई 30 करोड़ मिला। लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए कोई विशेष प्रयोजन प्रोजेक्ट होता है, मान लीजिए आप कोई हॉस्टल बनाना चाहते हैं और उसका प्रोजेक्ट भेजते हैं, वो स्वीकार कर लिया जाता है तो वो देगी ग्रांट। लेकिन बाकी जितना रनिंग एक्सपेंडिचर है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, राजस्थान सरकार की है, राजस्थान के विश्वविद्यालयों के लिए। जी, लेकिन सर फिर ये बताइए कि बिल्डिंग तो बन नहीं रही है, एक एक कमरों के अंदर भी हमने विश्वविद्यालयों को चलता शुरुआती दौर में देखा है, तो ये बताइए फिर ये विश्वविद्यालय खड़े कैसे होंगे, प्रोफेसर कैसे पहुंचेंगे, थोड़ा सा कोर्सेज कैसे शुरू होंगे? और जी आगे की थोड़ी और बातें बता दूं मैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह निर्णय लिया गया है, जो लागू कर रहे हैं तमाम राज्य सरकार, कि अगले 10 सालों में जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा, फेज आउट कर दिया जाएगा। अब जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं हमारे, वो इन एफिलिएटेड कॉलेजेस की मेहरबानी से चल रहे हैं। यानी एफिलिएटेड कॉलेजेस से एफिलिएशन करने के बदले हम पैसा वसूलते हैं। बदलना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय को खर्चा करना है, उनकी मॉनिटरिंग करनी है, पैसा लेते आए हैं, अभी भी ले रहे हैं। तो एफिलिएशन का काम जब खत्म हो जाएगा, अभी मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय से 500 महाविद्यालय एफिलिएटेड हैं, तो 2 लाख रुपए हर महाविद्यालय से हर साल हमको एफिलिएशन का पैसा मिलेगा। तो इतना पैसा हमको कहां से आ रहा है? एफिलिएशन से आ रहा है। और अब जो काम हो रहा है आजकल विश्वविद्यालयों में, वो ज्यादातर एफिलिएटेड महाविद्यालयों से प्राप्त धनराशि से या परीक्षा की फीस की प्राप्त धनराशि से ही। क्योंकि जेपी सिंघल जी, मेरे पास वक्त की कमी है, आप ये कह रहे हैं कि इस नियम के बाद राजस्थान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज है उनका हाल और ज्यादा बुरा होना है, आप ये कह रहे हैं सर? हाँ जी, सब राजस्थान नहीं, पूरे देश में, पूरे देश के अंतर्गत ये नीति लागू हो रही है। अब जब लागू होगी तो एफिलिएशन जब समाप्त हो जाएगा तो जो पैसा मिलना था वो नहीं मिलेगा। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, पैसा कहां? मुझे लगता है कि सर आज दर्शकों के साथ साथ आपका भी ज्ञानवर्धन हुआ होगा, आपको भी समझ में आएगा कि अगर 33 में से 30 जिले पिछड़े श्रेणी में आ रहे हैं, राजस्थान सबसे ऊपर बैठा है, 91% जिले ऐसे जहां शैक्षणिक स्तर अच्छा नहीं, तो उसके पीछे की वजह क्या है? अभी भी समझ में आई या नहीं आई सर? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको फिर एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे और वास्तविकता में आप पढ़िए, देखिए उसमें आप मुझे ये बताइए, जेपी सिंघल जी ने जो कमियां बताई, जो हालात बताए, जो यूनिवर्सिटी के हाल बताए, क्या उन्होंने गलत बोला है? विजेंद्र, यही दुखद हमने जब सरकार संभाली, हमने उस स्तर पर सरकार यही कांग्रेस का तुष्टीकरण है। शिक्षा को लेकर 2ym दर्जे की नीति रहती कांग्रेस की, इसीलिए राजस्थान को सबसे पिछड़ा कर दिया था इन्होंने। और आज भी भाजपा के शासनकाल के बने विश्वविद्यालय उनकी सुध नहीं ले रही है। हमारी स्वर्णिम जी, आप तो मुझे इतना बता दीजिए कि आप संसाधन के नाम पे तुष्टीकरण क्यों कर रहे हैं? आप इसका जवाब दीजिए। आज 33 में से 30 जिले, शर्मनाक स्थिति है राजस्थान की। जवाब दीजिए कांग्रेस की सरकार। भाई भतीजावाद, शिक्षा में भ्रष्टाचार, कि जहां बीजेपी की सरकारें में झंडे गाड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। वहां पर भी 60 से 70% जिले ऐसे हैं मैम जहां यही हाल है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार के बीच में ऐसा हो रहा है, राजस्थान ऐसा नहीं है मैम। अच्छा मुझे बताइए निमिषा गौड़ जी, आप मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं कि सारी स्थिति 2018 के बाद बदल गई है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए 2018 में जब यूनिवर्सिटी राजस्थान में चलती थी, क्या वो एक कमरे में नहीं चलती? कांग्रेस की नीति नहीं रही शिक्षा के विकास की, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मैं तो आपको स्पष्ट कहती हूँ। अच्छा निमिषा गौड़ जी, चुनौती देखिए 2018 से पहले की मैं यूनिवर्सिटी गिनाऊं मैम जो कमरे में चलती थी? देखिए, आप ये कह रहे हैं कि अचानक से उनकी बिल्डिंग गायब हो गई कांग्रेस की सरकार आने के बाद? तकनीकी विश्वविद्यालय, चलिए आज राजस्थान के अंदर केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं, आप उनकी व्यवस्था देखिए। सिर्फ एमपी के लेवल पे 10 एडमिशन की बात होती है, हजारों फॉर्म आते हैं, उनकी स्थिति जाके देखिए आप स्वीकार करिए। ये भी आपने एक अच्छी बात बताई मैम, आपको पता है इस व्यवस्था को बंद कर दिया धर्मेंद्र प्रधान जी ने, एक दिन पहले बंद किया है। देखिए 1 अगस्त से बच्चों के एडमिशन होने थे, 31 जुलाई को कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। देखिए स्वीकार करिए, इस व्यवस्था को खत्म किया जाता है। हालत क्या है? कोई भी फैसला अगले शैक्षणिक स्तर से लागू होता है मैम। तुष्टीकरण मत कीजिए अब शिक्षा का। ये तुष्टीकरण ही हो रहा है।
देखिए आप मुझे बताइए ना, अगर आप इसका जिक्र कर रहे हैं, वो बच्चे कहां जाएं जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते थे? बच्चों को 1 तारीख को इंतजार कर रहे थे एडमिशन होगा, 31 को आप कहते हैं व्यवस्था खत्म हो गई है। राजस्थान की बात करिए, राजस्थान मैम राजस्थान की बात कर रहा हूं, 25 सांसद यहां पर भी हैं। देखिए वहां पर उनकी स्थिति स्पष्टीकरण पारदर्शिता के साथ, जेपी सिंघल जी, ईमानदारी के साथ, जेपी सिंघल जी, राजस्थान सर मैं फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, राजस्थान के अंदर उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर कैसे किया जाए, जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको बेहतर कैसे किया जाए और उनके अंदर शैक्षणिक स्तर को कैसे बढ़ाया जाए। फाइनल कमेंट में चाहूंगा सर, इस तरीके की रिपोर्ट वाकई में शर्मसार करती है। विजेंद्र जी, उच्च शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार के साथ साथ हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी है, बढ़ना ही चाहिए। उससे हमारे राजस्थान का जो शैक्षणिक स्तर बढ़ेगा तो राजस्थान का भी नाम होगा, हम सबका भी नाम होगा। उसके लिए कुछ आवश्यकताएं हैं। पहली आवश्यकता यही है कि जो भौतिक संसाधन हैं और जो मानवीय संसाधन है, विशेष रूप से जो मानवीय संसाधन है, शिक्षकों की जो भर्ती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे हमारा विश्वविद्यालय हो, उनमें जितना आवश्यक हैं उतने शिक्षक भर्ती किए जाना आवश्यक है, तभी जाकर के वो आगे हम क्वालिटी की बात कर सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ा है कि शोध के बारे में अभी हम बहुत पीछे हैं। शोध के बारे में, नवाचार के बारे में हमने उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि हमको देना चाहिए। तो वो शोध नवाचार के लिए हमें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जैसे सरकार ने पॉलिसी बनाई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया है, तो उस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का लाभ उठाने की आवश्यकता है। हमारे तमाम विश्वविद्यालयों को इस पर मेहनत करने की जरूरत है। और जितने भी हमारे कॉलेजेस चल रहे हैं, हमारे जैसे स्वर्णिम जी कह रहे हैं ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया कि कॉलेज खोले, 35 नए कॉलेज खोल दिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी आग्रह कीजिए कि इन सभी कॉलेजेस में आवश्यक फैकल्टी भी दी जाए। ठीक बात। और यहां तक कि जो 373 कॉलेज चल रहे हैं उसमें 100 से ज्यादा, क्या 200 से अधिक ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर प्राचार्य नहीं है जी। अगर कहीं प्राचार्य नहीं है तो फिर चलेगा कैसे वो कॉलेज? तो मेरा सिंघल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निमिषा गौड़ जी आपका भी शुक्रिया, सुमन जी आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले तो सर मुझे लगता है जरूरत यह है कि जो कमियां उनको दिल से स्वीकार कर ले, क्योंकि जब हम दिल से कमियों को स्वीकार करेंगे तब उन कमियों को दूर करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। नमस्कार। चला बनाने अपना मकान। अंकल सब ठीक? बढ़िया। पानी डालते रहेगा? हाँ बिल्कुल। आए आंधी या तूफान ये हंस के सहेगा, रहेगा हमेशा। पापा आपके लिए अच्छा घर बना रहे हैं ना? मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए। घर आखिर अपने लिए कौन बनाता है? घर तो अपनों के लिए होता है। बांगड़ पावर सीमेंट, अपनों के लिए, हमेशा के लिए। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के